अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ देखने वालों, खुश आमदीद मिस्र की कदीम ज़मीन के लाजवाल मंज़र और भरपूर तारीख़ में, जिसकी कहानियाँ कदीम मिस्र की तारीख़ों में शुरू होती हैं, जहाँ पर फ़रौनों की पुराने ज़माने की तहज़ीब व बाक़ियात हैं, जिसने इंसानी तारीख़ की बुनियाद रखी, जो मिस्री गाँव की हज़ारों साल पुरानी तारीख़ की एक झलक पेश करता है। आज हम इसी फ़रौनों के गांव की ज़िंदगी को करीब से जानेंगे। मिस्री देहात पूरे मिस्र में बिखरे हुए हैं, जिनमें से बहुत दरियाए नील के किनारे या नील डेल्टा में वाक़या हैं, जहां ज़राअत आसानी से परवान चढ़ती है। मिस्री देहात में आम तौर पर चंद सौ से लेकर कई हज़ार बशिंदों की आबादी होती है। मिस्री गांव अक्सर मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते हैं, हालांकि ज़्यादा जदीद मवाद जैसे कंक्रीट का इस्तेमाल तेज़ी से हो रहा है। घरों को अक्सर रंग बिरंगे दीवारों या पेचीदा डिज़ाइनों से सजाया जाता है, जो मुकामी फ़न की अक्कासी करता है। ज़्यादातर गाँव में आबो हवा आम तौर पर खुश्क या नीम बंजर होती है, जो गर्म गर्मियों और हल्की सर्दियों के साथ। अरबी यहाँ बोले जाने वाली अहम ज़ुबान है, जिसमें मुकामी बोलियाँ रोज़मर्रा की गुफ्तगू में नुमाया तौर पर मुख्तलिफ होती हैं। और वैसे भी मिस्र अपनी पुरसरारियत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जैसे कि पिरामिड, जो 5000 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। हज़ारों तूफ़ान आए, दुनिया ने न जाने क्या क्या रंग देखे इन 5000 सालों में, लेकिन ये अभी तक कायमो दाइम हैं। इसलिए हर साल लाखों के लिहाज से टूरिस्ट मिस्र में घूमने आते हैं, ख़ासकर उन जगहों पर जहाँ पर नाम नेहाद मिस्री खुदा यानी फ़रौन रहा करते थे। और गांव वाले भी इन टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतासिर करने के लिए फ़िरौनों के वाक़यात की मंजरकशी करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप अपनी वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की मंजरकशी की जा रही है कि दरियाए नील के किनारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी से उठाया गया। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िरौनों के मुजस्समे भी देखे जा सकते हैं, और पूरी तरीके से दिखाया गया है कि कैसे फ़िरौनों के टाइम पर लोग लिबास पहनते थे और कैसे खेती बाड़ी की जाती थी। तो चलें अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। गांव वाले अपने दिन का आगाज़ जल्द करते हैं और ऐसी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं जिनमें काश्तकारी से लेकर समाजी काम होते हैं। मिस्र में ज़राअत अहम पेशा है, जिसमें गंदम, मकई, चावल और कपास जैसी फसलों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की जाती है। ख़वातीन घरेलू और ज़राअत में अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन इन्हें अहम समाजी पाबंदियों और ज़िम्मेदारियों का सामना भी करना पड़ता है। खेती बाड़ी की ज़मीन आम तौर पर ख़ानदानों की मलकियत होती है। बहुत से घरानों के पास मवेशी होते हैं, जैसे मुर्गियाँ, बकरियाँ, भेड़ें, जो दही मुआशरत के लिए लाजमी हैं। दरियाए नील के करीब देहात अक्सर खेती बाड़ी के लिए आबपाशी की नहरों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरे इलाके कुओं पर ही निसार करते हैं। आबपाशी की कदीम तकनीकें जैसे कि शदोफ और जदीद पंप दोनों फसलों को पानी देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बच्चे अक्सर कुरान और इस्लामी तालीमात सीखने के लिए मजहबी स्कूलों में जाते हैं। ज़्यादातर गाँव में कम अज़ कम एक प्राइमरी स्कूल होता है, इसलिए बेहतर तालीम के लिए अक्सर बड़े शहरों की सफ़र की ज़रूरत होती है। और इसी तरह बुनियादी सेहत की खिदमात तो आम तौर पर दस्तयाब होती है, लेकिन ज़्यादा संगीन तबी ज़रूरियात के लिए करीबी शहरों में सफ़र करना पड़ता है। लेकिन जड़ी बूटियों के इलाज और रवायती इलाज आम तौर पर जदीद अद्वियात के साथ इस्तेमाल होते हैं। गांव में मजहबी तकरीबात को गहरी अकीदत के साथ मनाया जाता है, जो गांव के रूहानी ताने बाने की अक्कासी करता है। इस्लाम गालिब मज़हब है। ज़्यादातर देहातों में एक या उससे भी ज़्यादा मसाजिद होती हैं, जहाँ के रिहायशी
نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، خاص طور پر جمعے کے دن۔ بڑے اسلامی تہوار جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ بڑے پیمانے پر دعوتوں اور اجتماعات کے ساتھ منائی جاتی ہیں۔ شادیاں عام طور پر خاندانوں کے ذریعے ترتیب دی جاتی ہیں اور شادی کی بڑی تقریبات عام ہیں۔ شادی کی یہ تقریبات 5 دن سے 1 ہفتے تک بھی چل سکتی ہیں، جس میں بڑی دعوتیں شامل ہیں، جس میں پوری برادری شامل ہوتی ہے۔ شادی کی تقریبات کے دوران روایتی رقص پیش کیے جاتے ہیں، جن میں مرد اور خواتین اکثر الگ الگ حصہ لیتے ہیں۔ لباس گاؤں کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر تہواروں اور خاص مواقع کے دوران، اور ہر لباس کی اپنی ثقافتی اور شناختی علامت ہے۔ مرد اکثر لمبا لباس پہنتے ہیں، جبکہ خواتین سر پر اسکارف یا نقاب والے لباس پہنتی ہیں۔ دیہات کے اندر آمد و رفت اکثر پیدل، سائیکل یا گدا گاڑی سے ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بسیں یا وین جو قریبی شہروں کے سفر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ گاؤں میں کھیل ایک پسندیدہ تفریح ہے، جس سے بچے اور بڑے دونوں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ کھیل نہ صرف تفریحی فراہم کرتے ہیں، بلکہ گاؤں کے ثقافتی ورثے کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ بچے زیادہ تر آج بھی موبائل اور انٹرنیٹ سے دور روایتی کھیل کھیلتے ہیں، جیسے ماربل، ہاپ اسکیچ اور ساکر وغیرہ۔ ویسے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس بھاگ دوڑ والی زندگی سے پہلے ماربل یعنی کنچے کھیلے تھے؟ اپنی یادیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اس کے علاوہ فٹ بال سب سے زیادہ کھیلے جانے والا کھیل ہے۔ پڑوسی اکثر ضرورت کے وقت ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، جیسے کہ بیماری یا فصل کی خرابی کے دوران۔ بہت سے دیہاتی بہتر معاشی مواقع کے لیے شہروں یا بیرون ملک ہجرت کرتے ہیں۔ گاؤں کے کھانوں میں شامل ہے روٹی، پھلیاں، دال، چاول اور سبزیاں وغیرہ۔ کھانے پکانے کے لیے روایتی طریقے جیسے مٹی کے تندوروں میں روٹی پکانا یا کھلی آگ پر کھانا پکانا اب بھی رائج ہے۔ دریائے نیل یا سمندر کے قریب دیہاتی ماہی گیری پر ہی انحصار کرتے ہیں، جہاں یہ مچھلیاں پکڑتے ہیں جو اپنے ذاتی استعمال یا قریب کی مارکیٹوں میں سیل کرتے ہیں۔ گاؤں میں موبائل فون بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہے ہیں، اور بہت سے دیہاتوں میں انٹرنیٹ تک رسائی بھی ہے، حالانکہ یہ محدود ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو تھی مصر کے گاؤں کی زندگی، لیکن اگر آپ روس کے گاؤں کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں۔ تبت کے گاؤں کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں۔